हेलो एवरीवन। एंटोमोलॉजी का सेशन फॉर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का कई सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने पहले भी देखे और आज भी देखेंगे। तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे आपके। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेज ऑफ द वाइट ग्रब कॉज डैमेज टू क्रॉप। वाइट ग्रब की कौन सी स्टेज है जो क्रॉप को डैमेज करती है। तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए पॉलीफेगस पेस्ट कौन कौन से हैं। तो मेन यहाँ पे 4 पॉलीफेगस पेस्ट है जो आपको दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहला तो चलो आपका वाइट ग्रब आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको पता है लोकस्ट। पॉलीफेगस है मतलब इनकी कोई फेवरेट क्रॉप नहीं है, ये नहीं कि राइस पे लगेंगे या वीट पे लगेंगे, जो क्रॉप सामने दिखी खत्म है, उसी पे फीड करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा रेड हेरी कैटरपिलर आएगा और आपका एक और आता है जिसको हम कहते हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं। ठीक है, इनके रिगार्डिंग आज कई कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं भाई वाइट ग्रब की, तो भाई वाइट ग्रब जो है अपनी एग जो है वो आपका यहाँ पे सॉइल में देता है। एक ये सॉइल में देता है। इसके जो ग्रब निकलते हैं वो सी शेप्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सी शेप्ड के इसके ग्रब होते हैं। और ये ग्रब क्या करते हैं, रूट्स पे, प्लांट की रूट पे, जड़ों पे फीड करते हैं। इसके अलावा जो अडल्ट होते हैं वो भी रात को क्या करते हैं, सॉइल से बाहर आते हैं अडल्ट, और प्लांट पे अडल्ट भी फीड करता है। तो इसकी जो अगर हम डैमेजिंग स्टेज की बात करें तो ग्रब और अडल्ट दोनों ही इसकी स्टेजेस जो हैं वो क्या होती हैं, डैमेजिंग स्टेज में मानी जाती है। तो अगर हम वाइट ग्रब की बात करें, होलोट्राइका कॉन्सिंगनिया, एग ये सैंडी सॉइल में देगा मॉनसून के टाइम पे। सी शेप के ग्रब होते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि खरीफ क्रॉप का पेस्ट है ये, रेड हेरी कैटरपिलर भी खरीफ क्रॉप का ही पेस्ट देखने को मिलेगा। डैमेजिंग स्टेज ग्रब एंड अडल्ट हमने बात कर ली है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा लिखा है कि 7:30 8:30 के बाद ये जनरली आपके मॉनसून के टाइम पे क्या करते हैं, सॉइल से बाहर आते हैं और प्लांट को डैमेज करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है खपरा बीटल के रिगार्डिंग। तो पहले भाई खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम याद कर लेना है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ठीक है, अब क्या खपरा बीटल में सिर्फ अडल्ट स्टेज ही हार्मफुल होती है। पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा है, क्या ये सही है। सेकंड कह रहा है कि जो खपरा बीटल है वो ग्रेन का जो भी ढेर लगा है उसमें ऊपर के आधे मीटर या ऊपर के 50 सेंटीमीटर में ही डैमेज करता है, नीचे ज़्यादा डैमेज नहीं करता। फिर कह रहा है सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए, 4 से 5 जनरेशन एक साल में आती है और बिना खाने के 4 से 5 साल सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो भाई खपरा बीटल की अगर अपन बात करें तो खपरा बीटल में जनरली उसकी लार्वे ही हार्मफुल होती है। ठीक है, उसका अडल्ट हार्मफुल नहीं होता, उसका लार्वा हार्मफुल होता है। और अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है, इसलिए ये क्या करता है, ग्रेन का जो ढेर है इसमें ऊपर रहने की कोशिश करता है ताकि ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा रहे। अगर नीचे रहेगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी उसको। ठीक है, 4 से 5 जनरेशन एक साल में ये प्रोड्यूस करते हैं और 4 से 5 साल ये बिना खाने के भी जिंदा रह सकता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन अगर आपको पता था तो वेल एंड गुड, बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये तो आपके अभी कुछ खपरा बीटल के सिम्टम वगैरह हमने देख लिए। उसके अलावा कंट्रोल कैसे किया जाए खपरा बीटल को, भाई मॉइस्चर कम हो, 8 से 10% ही मॉइस्चर रखा जाए, ऑक्सीजन हम लोग कम कर सकें, जितना भी स्टोरेज जहाँ पे हमने किया है वहाँ ऑक्सीजन का लेवल जितना कम करेंगे खपरा बीटल का इन्फेस्टेशन उतना कम होगा। उसके अलावा क्या लिखा है कि नीम कर्नल वगैरह को भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं खपरा बीटल से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, तो ये था भाई खपरा बीटल, ये है खपरा बीटल यहाँ पे। चलो भाई, द लेसर ग्रेन बोरर राइजोपरथा डोमेनिका, इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नेम भी इसका, ये याद रखना है कि लेसर ग्रेन बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होगा, राइजोपरथा डोमेनिका। ठीक है, बिलोंग्स टू विच ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट, तो बताओ भाई कौन से ऑर्डर में आएगा, डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा या हेमेप्टेरा। ठीक है, डिप्टेरा आपको पता है, डिप्टेरा में आती है ट्रू फ्लाइज, या फिर हाउस फ्लाई की अगर हम बात करें वो आती है आपकी डिप्टेरा के अंदर। लैपिडोप्टेरा में आपकी जनरली आती है कौन सी, बटरफ्लाई आती है, मोथ्स वगैरह आती है। कोलियोप्टेरा में आते हैं क्या, बीटल्स आ जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं हेमिप्टेरा की, ठीक है, तो हेमिप्टेरा में सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर लेसर ग्रेन बोरर की बात करें तो भाई ज़्यादातर बोरर आपके लैपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं, पर लेसर ग्रेन बोरर उनमें से एक नहीं है, ये आपका कोलियोप्टेरा के अंदर आता है लेसर ग्रेन बोरर, इतनी बात भी रखनी है ध्यान। ठीक है, और लेसर ग्रेन बोरर की अडल्ट स्टेज हार्मफुल होती है, ये भी स्टोरेज पेस्ट ही है। ज़्यादातर स्टोरेज पेस्ट में लार्वी स्टेज हार्मफुल होती है, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है लेसर ग्रेन बोरर का, जहाँ अडल्ट स्टेज ज़्यादा हार्मफुल देखने को मिलेगी। इसका सी आंसर कोलियोप्टेरा सही होगा। तो भाई कोलियोप्टेरा में राइस वीविल, पल्स बीटल हो गया, खपरा बीटल हो गया, लेसर ग्रेन बोरर, रेड फ्लोर बीटल, सॉटवुड बीटल, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो भाई बीटल देख के आप समझ जाओगे कि ये कोलियोप्टेरा की बात कर रहा है, पर लेसर ग्रेन बोरर भी इसी में आएगा कोलियोप्टेरा के अंदर। और स्टोरेज पेरेस जो लेपिडोप्टेरा के अंदर आते हैं उसमें आपका एनोंगिमस ग्रेन मोथ आ गया, राइस मोथ आ गया और
एलमंड मॉथ आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरेज पेस्ट हैं जो आपको पढ़ के जाने होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपका हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, ये बताओ भाई, ड्यूरिंग विच मंथ आर अडल्ट रेड हेरी कैटरपिलर मोस्ट एक्टिव। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एफओ के एग्जाम में बना हुआ है रेड हेरी कैटरपिलर के रिगार्डिंग। तो भाई मैंने आपको भी बताया 4 इंपॉर्टेंट पॉलीफेगस पेस्ट। एक हो गया वाइट ग्रब, ठीक है, जो हमने पहला क्वेश्चन देखा। दूसरे अगर हम बात करें तो लोकस्ट था, एक आपका आ गया रेड हेरी कैटरपिलर, और चौथा हमने बोला हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। अब अगर बात करें रेड हेरी कैटरपिलर की, ठीक है, तो भाई ये अपने एग्स जो है लीफ में देगा। कहाँ देता है एग? लीव्स में देता है। ये वाइट ग्रब कहाँ देता है? सॉइल के अंदर देता है। रेड हेरी कैटरपिलर कहाँ देता है? पत्तियों में, लीव्स में देता है। ये भी ध्यान में रखना कि ये प्यूपेट सॉइल के अंदर करता है। प्यूपेट कहाँ करता है? ये सॉइल के अंदर करता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो अगस्त से सितंबर इसका मोस्ट एक्टिव पीरियड जो है माना जाता है। उसके अलावा ये विंटर डायपोज भी शो करता है, जो आपसे एएफओ में पूछा गया है। विंटर डायपोज, विंटर कंडीशन में ये इनएक्टिव कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। मोस्टली ये जो आपका एक्टिव होगा कब होगा? समर में होगा। समर में भी क्या, मानसून के आसपास सबसे ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलता है। कौन? रेड हेरी कैटरपिलर। तो अगर हम इसकी बात करें, रेड हेरी कैटरपिलर एम्सेक्टा मूरी, तो लीफ में अपने अंडे देगा। उसके अलावा डायपोज मैंने आपको बताया विंटर डायपोज जाएगा, ठंडियों की कंडीशन में सबसे कम एक्टिव होगा, ठीक है। प्यूपेट करते हैं सॉइल में, और पीक एक्टिविटी अगस्त सितंबर की एक खरीफ क्रॉप का पेस्ट है। वाइट ग्रब भी खरीफ का था, रेड हेरी कैटरपिलर भी खरीफ क्रॉप का पेस्ट जो है होता है, ठीक है। ये है रेड हेरी कैटरपिलर अपने डे में सिम्टम के साथ। वेयर डज द डेजर्ट लोकस्ट लेज इट एग्स, ठीक है। अभी कुछ पॉलीफेगस पेस्ट की ही बात चल रही है। तो डेजर्ट लोकस्ट कहाँ एक देता है? वाइट ग्रब का तो बता दे, सैंडी सॉइल में देता है, ठीक है। रेड हेरी कैटरपिलर का भी बता दे, कहाँ देता है? पत्तियों में, लीफ में देता है। अब बात कर रहा है किसकी? डेजर्ट लोकस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। डेजर्ट लोकस्ट, सबसे पहली चीज़, ये सारे लोकस्ट में मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है। क्या ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है? डिस्ट्रक्टिव है। जो क्रॉप सामने दिखी खत्म है सारी क्रॉप, ठीक। तो ये कहाँ देगा? लीफ में देगा, सैंडी सॉइल में, या फिर स्टेम के अंदर, या वाटरलॉग एरिया में। तो भाई ये आपका डेजर्ट लोकस्ट है, तो सैंडी सॉइल के अंदर ही एग देना पसंद करता है, ठीक है। तो आपका ये क्या है? डेजर्ट लोकस्ट। नाम भी ध्यान में रखना है, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, ठीक है। माइग्रेटरी नेचर का होता है, एक से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। उसके अलावा एक सैंडी सॉइल में देगा, और डैमेज स्टेज निम्फ और अडल्ट दोनों ही है। पर जो कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो निम्फ को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं? अपन वहीं पे कंट्रोल मेजर फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि निम्फ को थोड़ा कंट्रोल करना आसान है, फिर अडल्ट बन गया फिर कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोआ इन टर्माइट? टर्माइट के अंदर ट्राइकोनिम्फा नाम का एक प्रोटोजोआ दिखता है। क्यों दिखता है भाई? टर्माइट खाता क्या है? फीड किस पे करता है? वो फीड करता है जनरली वुडी चीज़ों पे, लकड़ियों पे फीड करता है ना। लकड़ी में तो बोलते हैं दीमक लग गई, क्योंकि भाई वुड में होता है सेलुलोज, और इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करना आसान काम नहीं है, ठीक है। ये सेलुलोज जनरली एनिमल्स मतलब कैटल्स वगैरह डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको भी बहुत टाइम लगता है, ठीक। हम लोग तो कर भी नहीं सकते, इसलिए हम लोग ज़्यादातर पत्तियाँ वत्तियाँ सीधा नहीं खाते पेड़ से, ना ही हम लोग लकड़ी खाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि टर्माइट जो सेलुलोज पे फीड करता है वो काफ़ी हार्ड है, उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। उसी के लिए एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है क्या? ट्राइकोनिम्फा, जो इसको हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट में। आपके टर्माइट के हाइंडगंड में आपका ये प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, जो सेलुलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ए ऑप्शन जो यहाँ पे है वो करेक्ट जाएगा। तो टर्माइट भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो भाई टर्माइट के बारे में सोशल इंसेक्ट होगा। उसके अलावा वर्कर भी जो होती है यहाँ पे फंगल गार्डन्स भी बनाती है, मतलब फंगल को रियर करती है। क्यों करती है? जैसे हम राइस और वीट को रियर करते हैं फूड के लिए, वैसे ये फंगल रियर करती है अपने खाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये टर्मिट एरिया क्या होता है? टर्माइट का नेस्ट जो पूरा बना होता है दैट इज टर्मिट एरिया। सोशल इंसेक्ट है भाई, मतलब राजा रानी सब होते हैं इसमें, ठीक है। अब बी की बात करते हैं तो बी भी सोशल इंसेक्ट है, हालांकि वहाँ राजा नहीं होता, रानी जरूर होती है। क्वीन सब्सटेंस इज सिक्रीटेड बाय विच पार्ट ऑफ क्वीन बी? अब देखो एक चीज ध्यान में रखना, एक होता है रॉयल जेली। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड ऑफ वर्कर बी। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया कि क्वीन सब्सटेंस इज सिक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ क्वीन बी। क्वीन बी पूछ लिया फिर तो यहाँ पे क्वेश्चन ही खत्म कर दिया ना, है ना। क्वेश्चन और ऑप्शन थोड़े वो हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्वीन बी मेंशन ही नहीं करना था। क्वीन बी इज सिक्रेटेड बाय, बस इतना क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। अब उसके आगे आपको आंसर करना था, ठीक। पर फिर भी यहाँ पे दो चार चीज़ें याद रखनी है आपको। हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड ऑफ वर्कर बी सिक्रेट करती है रॉयल जेली, और रॉयल जेली को हम नहीं, वर्कर भी रॉयल जेली को फीड कराती किसको? जो क्वीन बी आपकी बनने वाली है उसको यहाँ पे फीड कराया जाएगा, क्या? रॉयल जेली फीड कराएंगे, ठीक है। सेकेंड है एब्डोमेन ऑफ वर्कर बी। वर्कर बी के एब्डोमेन में होते हैं वैक्स ग्लैंड, जिससे वो वैक्स बनाती है।
और सी है क्या, मैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ क्वीन बी। ठीक है, क्वीन सब्सटेंस की बात करें तो वो मैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ क्वीन बी ही प्रोड्यूस करती है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट जाएगा। ठीक है, क्वीन सब्सटेंस मतलब ये क्वीन सब्सटेंस की वजह से ही तो जो बीज में आपकी जितनी भी बी रह रही है हाइव में, वो छत्ता छोड़ के ही नहीं जाती, अपना वहीं पे बनी रहती है। और जब ये क्वीन सब्सटेंस बनाना कम हो जाएगा उसके बाद स्वार्मिंग वगैरह के चांस बढ़ जाते हैं। अब स्वार्मिंग क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। चलो अभी कर लेते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड क्वीन विद अ न्यू डॉटर क्वीन इन अ बी कॉलोनी इज नोन एज। अब भाई आपको पता है कि पूरे छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन होती है ना, ये है क्वीन। ठीक, अब इसकी भी कुछ टाइम पे क्या होगी, एज हो जाएगी, उम्र हो जाएगी। तो फिर क्या होता है जब इसकी एज हो जाएगी तो ये क्या करती है, वर्कर भी करती है सारा काम। क्वीन बी का काम है सिर्फ एक देना। वर्कर भी कुछ जो वहाँ पे बी हाइव के अंदर अलग अलग जो सेल होते हैं, ठीक है, उस सेल को क्या करती है, कुछ सेल को थोड़ा बड़ा बनाती है। बड़ा इसलिए बनाती है क्योंकि इसके अंदर जो एग देगी क्वीन बी, ठीक है, उसको ये एज अ क्वीन की तरह रियर करना चाहती है। ठीक, तो यहाँ पे रॉयल जेली इनको फीड कराएंगे और इनको बड़ा होने देंगे जो इस वाले सेल में आ गए। ठीक, अब जैसे जैसे ये धीरे धीरे बड़े होती जाएंगी तो इनमें से कोई एक जो होगी वो थोड़ी स्ट्रांग होगी, जो बाकी से क्या होगी पहले मैच्योर होगी, वो बाकी को किल कर देगी और वो आपका क्या करेगी, यहाँ पे क्वीन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि भाई क्वीन बी आपकी क्या हो गई, पुरानी वाली क्वीन बी अब हट गई और नई वाली क्वीन बी आ गई। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये पूछा है। ठीक, चलिए तो एक प्रोसेस था। स्वार्मिंग क्या होता है भाई, स्वार्मिंग आपको यही होता है, मान लो ये छत्ता है, अब यहाँ पे छत्ता बहुत बड़ा होता जा रहा है और जो क्वीन बी है वो थोड़ी पुरानी होगी तो क्वीन सब्सटेंस कम बना रही है। भाई वो अगर क्वीन सब्सटेंस कम बनाएगी तो यहाँ पे क्या होता है, एक नई क्वीन बना दी। वर्कर बी ने क्या किया, नई क्वीन को रेडी किया और आधी वर्कर बी जो होती है नई क्वीन के साथ उड़ जाएगी और कहीं और जाके सेटल हो जाती है। ठीक है, सारी नहीं जाती, आधी क्वीन भी चली जाएंगी, सॉरी आधी वर्कर भी क्वीन को लेके नई वाली को लेके चली जाएंगी और ओल्ड क्वीन भी, ठीक है, जो पुरानी वाली क्वीन बी थी और जो बाकी वर्कर आधे बचे हुए हैं वो इसी छत्ते में रहने वाले हैं। तो ये आधी आधी इन्होंने कॉलोनी डिवाइड कर ली है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं स्वार्मिंग, बोलते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। डर्थ पीरियड क्या होता है भाई, फूलों के अंदर नेक्टर की कमी हो जाती है। ऐसा भी सीजन आता है जब फूलों में नेक्टर नहीं है तो हनी प्रोडक्शन लगभग ना के बराबर है, दैट इज नॉन एज डर्थ पीरियड। और सुपरसीडियोर ही ये प्रोसीजर है जिसमें आपका वर्कर भी क्या कर, जिसमें आपका क्वीन भी रिप्लेस होती है, नई क्वीन भी आई और पुरानी क्वीन भी क्या हो गई, चली गई। ठीक है, डैट इज आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। द फैमिली टू विच स्टिंगलेस बीज बिलोंग इज, देखो भाई स्टिंगलेस भी है पर ये मत समझना कि ये डैमेज नहीं कर सकती है ना, स्टिंगलेस जरूर है पर ये काट सकती है। ठीक है, स्टिंग नहीं मार सकती पर काट जरूर सकती है। तो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, देखो अगर हम नॉर्मल आपकी क्वीन की बात, सॉरी नॉर्मल अगर हम बी की बात करते हैं, हनी बी की बात करते हैं। ठीक है, हनी बी में होती है वर्कर, क्वीन और ड्रोन। तो वर्कर और क्वीन के पास स्टिंग होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, मॉडिफाई ओविपोजिटर है। ठीक है, ओविपोजिटर मतलब जहाँ से अपने एग देती है वही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है उसका। ड्रोन के पास स्टिंग नहीं होता है ना, ओविपोजिटर ड्रोन के पास थोड़ी होगा, ड्रोन मेल है। ठीक है, तो ये दोनों स्टिंग करते हैं। इसमें भी वर्कर बी के पास बार्ब टाइप का स्टिंग होता है, जो एक ही बार वर्कर भी स्टिंग कर सकती है, जिसको एक बार स्टिंग किया कर दिया उसका डंग वहीं टूट जाएगा, खत्म है उसका काम, उसके बाद किसी और को स्टिंग नहीं कर सकती। हालांकि क्वीन भी आपका थोड़ा बहुत फिर भी मल्टीपल टाइम जो है वो क्या कर सकती है, स्टिक कर सकती है। मतलब क्वीन बी में स्मूथ टाइप का स्टिंग प्रेजेंट होता है, स्मूथ टाइप का स्टिंग होता है। ठीक है, हाँ अगर हम बात करते हैं स्टिंगलेस बी की तो वो आपको मेलीपोनिडी फैमिली में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, इनके पास स्टिंग नहीं है, हाँ पर ये क्या कर सकती है, काट सकती है। क्या इनको रियर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। करते हैं, नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई, 100 ग्राम के आसपास ही ये हनी प्रोडक्शन करती हैं। 100 ग्राम हनी प्रोडक्शन का क्या करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इनको रियर करने का फायदा नहीं है। तो मेलीपोनिडी थी। अब पूछ रहे हैं अमेरिकन फॉल ब्रूड एंड यूरोपियन फॉल ब्रूड डिसीज इन हनी बी आर क्लासिफाइड एज। अमेरिकन फॉल ब्रूड और यूरोपियन फॉल ब्रूड हनी बी की कौन सी डिसीज है, फंगल है, वायरल है, बैक्टीरियल है या पैरासिटिक है। तो भाई देखो अगर हम अमेरिकन फॉल ब्रूड की बात करते हैं तो ये आपका पेनीबैसिलस नाम का बैक्टीरिया करता है, पेनीबैसिलस। अगर हम यूरोपियन फॉल ब्रूड की बात करते हैं तो इसको करता है मेलिसोकोकस। अगली स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है तो स्पेलिंग वही देख लेंगे अपन। ठीक है, मेलिसोकोकस करता है। सबसे पहले यूरोपियन फॉल ब्रूड मेलीफेरा जो बी की स्पीसीज है जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हनी प्रोडक्शन के लिए, जब उसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, जब मेलीफेरा हनी बी को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है, उसके साथ ये यूरोपियन फॉल ब्रूड भी हमने कहा कि ये डिसीज उसी के साथ आई है, उससे पहले नहीं थी। यहाँ पे महाबालेश्वर जगह में सबसे पहले ये डिसीज जो है देखने को मिली थी, वहाँ सबसे पहले आइडेंटिफाई करी गई थी यूरोपियन फॉल ब्रूड। इसमें क्या होता है, जो हनी बी का ट्रैकिया है
वो डैमेज होता है, वो पूरा विजिबल होता है, दिखने लगता है उसका जो ट्रैक किया है, ठीक है, बाहर निकल के आ जाता है। तो दोनों की दोनों बैक्टीरियल डिसीजेज है, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आएगा। तो भाई बैक्टीरियल में अमेरिकन और यूरोपियन फॉल ब्रूड आ गए, मतलब ब्रूड से स्मेल आने लगती है, फिशी स्मेल सी जो है आने लगती है, क्योंकि वो खराब होने लगते हैं, ठीक है। तो पैनीबैसिलस लार्वी हो गए, यहाँ पे मेलिसोकोकस हो गया, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी, एपिस मेलिफेरा के साथ ये रिलेटेड है। फिर प्रोटोजोआ, यहाँ पे नोसिमा से भी डिसीज देखने को मिलती है। बैक्टीरियल डिसीज में आपका एक और आता है जिसका नाम है क्या, सेप्टिसीमिया, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। फिर वायरल में आएगा सैक एंड थाई ब्रूड, और फंगल में आएगा चौक एंड स्टोन ब्रूड आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीज है किसकी, हनी बीज की। विच सिल्कवॉर्म इज फुली डोमेस्टिक एंड डज नॉट अंडरगो स्टिफलिंग। कह रहे कि भाई सिल्कवॉर्म डोमेस्टिक तो है, हम लोग कल्टीवेट तो कर लेते हैं, पर स्टिफलिंग की जरूरत ही नहीं है। अब स्टिफलिंग क्या होता है, भाई स्टिफलिंग आपको पता है कि जब हम लोग कोकून को गर्म पानी में डाल के उस हीट करके उसको किल कर देते हैं। किल क्यों करते हैं, क्योंकि भाई कोकून के अंदर प्यूपा है, उसको उसको किल करना पड़ेगा, नहीं तो वो बाहर निकल आएगा और हमारा कोकून जो है वो खराब हो जाएगा, जिससे हमको रील निकालना है, ठीक है। तो डैट इज स्टिफलिंग। पर कोई एक ऐसा भी सिल्कवॉर्म है जिसमें स्टिफलिंग की प्रोसेस रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वो होता है कौन सा, एरी सिल्कवॉर्म, ठीक है। तो एरी सिल्कवॉर्म में आपका स्टिफलिंग नहीं किया जाता, ठीक। चलो, तो एरी सिल्कवॉर्म का नाम लिखा हुआ है सौम्या सिंथिया रिसिनी, फुली डोमेस्टिक है, स्टिफलिंग की जरूरत नहीं है, और कैस्टर प्लांट में इसको आप जनरली रियर करते हो, प्रिफर प्लांट इसका, ठीक है। बाकी व्हाइट कलर का इसका सिल्क जो है आपको देखने को मिलेगा, मल्टी वॉलेटाइन है, एक से ज़्यादा जनरेशन ये साल भर में प्रोड्यूस करेगा। चलो भाई, फ्लैक्री डिसीज इन सिल्कवॉर्म इज कोस्ड बाय, बताओ भाई सिल्कवॉर्म की डिसीज पूछिए। सिल्कवॉर्म की डिसीज तो मेरे को लग रहा है मैंने आपको एक दो बार और पहले भी बताई हुई है। तो फ्लैक्री डिसीज किसकी उससे होगा, मतलब कौन सी टाइप की डिसीज है ये, फंगल की वजह से, वायरल की वजह से, बैक्टीरियल या प्रोटोजोआ। तो भाई फ्लैक्री का कॉजल ऑर्गेनिज्म भी याद रखना है ना, याद करना भी आसान है, क्यों, क्योंकि आपने सब ने इसका नाम सुना है, बीटी। व्हाट इज बीटी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया है, वही आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लैक्री डिसीज कर रहा है, किसमें, सिल्कवॉर्म में। अब ये बाकी किसी इंसेक्ट में करता तो बढ़िया बात थी, ठीक है, क्योंकि वो हमारी क्रॉप को डैमेज कर रहे थे, पर भाई सिल्कवॉर्म तो हमारा बेनिफिशियल इंसेक्ट है, इसको क्यों डैमेज होने थे। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज कमर्शियल लैक। तो देखो भाई ये लैक इंसेक्ट की बात कर रहे हैं ना, लैक इंसेक्ट भी आपका हेमिप्टेरा ग्रुप में ही आता है, हेमिप्टेरा ऑर्डर में आता है, ठीक है, मतलब सकिंग टाइप का इंसेक्ट है। ये क्या करता है लैक इंसेक्ट, ये फीमेल जो है जैसे ये स्टिक पे बैठ जाती है, ठीक है, स्टिक या स्टेम पे बैठ जाती है। स्टेम पे बैठने के बाद प्लांट से सेप्सअप करती है और रेजिन सिक्रीट करती रहती है। ये देख रहे हो यहाँ, इसके अंदर मान लो कोई फीमेल होगी और इसने बाहर पूरा रेजिन सिक्रीट कर दिया। तो जो रेजिन ये स्टिक के ऊपर लगा, इसको अपन बोलते हैं स्टिक लैक, ठीक है। अब डायरेक्ट जाके ऐसी लकड़ी तो आप बेच नहीं दोगे मार्केट में, ठीक है, स्टिक लैक बोल दिया, ठीक है। इसको जब आप यहाँ से तोड़ के ले जाओगे, इसको हार्वेस्ट कर लोगे, तब हम उसको बोलते हैं सीड लैक। और सीड लैक से भी जब आप क्या करोगे, जब आप पूरा ये निकाल लोगे प्रॉपर तरीके से, आप जब ये लैक निकाल लोगे इससे, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, सेल लैक बोलेंगे। और यही आपका कमर्शियल लैक होता है, जिसको अपन सेल लैक बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये बन गया क्या, सेल लैक बन गया। फीमेल इतना ज़्यादा रेजिन सिक्रीट करती है कि एक टाइम के बाद फीमेल इसी के नीचे दब के उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। चलो भाई, तो फीमेल अपनी लाइफ में क्या करती है, बस खाएगी और रेजिन सिक्रीट करेगी, बस, और कुछ नहीं करती वो अपनी लाइफ में, ठीक है। मैटिंग करने के लिए भी मेल कैसे ना कैसे करके रेजिन के अंदर आएगा, मैटिंग करके निकल जाता है। फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी रेजिन से जो होते हैं, जहाँ भी होल वोल दिखा वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, एफिड, वाइट फ्लाई, जैसिड, लीफ हॉपर, साइलिड, मिली बग, ये सारे के सारे आपके कौन से ऑर्डर में देखने को मिलेंगे, जल्दी बताओ। कोलियोप्टेरा, हिट्रोप्टेरा, होमोप्टेरा या डिप्टेरा। देखो सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सकिंग टाइप ऑफ पेस्ट हैं, तो इसका मतलब ये हेमिप्टेरा में आते हैं। अब आप कहोगे सर हेमिप्टेरा ऑप्शन में नहीं है भाई ऑप्शन में, ठीक है, बट डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। एफिड, वाइट फ्लाई, जैसिड, लीफ हॉपर, साइलिड, मिलीबग, ये सब किस में आएंगे, आपके सकिंग टाइप के पेस्ट हैं ये, और ये हेमिप्टेरा के अंदर आते हैं। हेमिप्टेरा में दो ग्रुप हैं, जिसमें एक आता है हिट्रोप्टेरा और एक आता है आपका होमोप्टेरा। हिट्रोप्टेरा में जनरली बग्स आते हैं, बग्स, और अगर हम होमोप्टेरा की बात करें तो होमोप्टेरा में सारे आता है, आपके एफिड है, वाइट फ्लाई है, जैसिड है, उसके अलावा लीफ हॉपर, साइलिड, मिलीबग, ये सारे आपके होमोप्टेरा में आते हैं। तो सी ऑप्शन अगर पता था तो वेल एंड गुड, ठीक है। बाकी कोलियोप्टेरा बीटल की फैमिली, हिट्रोप्टेरा बग्स की, होमोप्टेरा आपकी इन सब की, और डिप्टेरा ट्रू फ्लाई या हाउस फ्लाई की फैमिली कही जाती है, ठीक है। तो भाई एक बार नज़र मार लेना कि ओरोनेटा में ड्रैगन डैमसेल फ्लाई है, ऑर्थोप्टेरा में ग्रासहोपर लोकस्ट है, तो एक बार नज़र जरूर मार लेना कि कौन सा इंसेक्ट कौन से ऑर्डर में आता है, ध्यान में रहे, ठीक है। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट लार्वी फीड बाय थ्रस्टिंग देयर हेड। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और ये है आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। देखो
क्या कह रहा है कि कोई एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, मान लो कि ये है, ये क्या, कोई पॉड है ना, कॉटन का हो सकता है, ग्राम है ना, ग्राम का हो सकता है। तो ये जब कैटरपिलर फीड करता है तो इसका सर उस पॉड के अंदर होता है और बाकी बॉडी बाहर होती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होगा, स्पोडोप्टेरा फर्जीपेरोडा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, प्लूटेला जाइलोस्टेला या एग्रोटिस एप्सिलॉन। तो भाई कौन सा पेस्ट होगा, जल्दी बताओ। ये भी आपका एक पॉलीफेगस पेस्ट होता है जनरली, जो क्या करता है, कई सारी क्रॉप पे फीड कर सकता है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर आप लोग करो। तो ये थे आज के लिए कुछ इंटोमोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।